नमस्कार। मैं आज आपके लिए कविता के बहाने क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 लेकर आई हूँ। इसके कवि हैं कुंवर नारायण। कुंवर नारायण जी ने इस कविता में कविता की व्यापकता को दर्शाया है। चिड़िया की उड़ान, फूलों की मुस्कान और बच्चों की क्रीड़ा कविता के क्या हैं, प्रतिपाद्य हैं, यानी कि उद्देश्य हैं। परंतु जहाँ सबकी अपनी सीमा है, वहीं बच्चों की सामर्थ्य की तरह कविता में असीम संभावनाएं हैं। जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। कविता के बहाने एक यात्रा है, चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की। ठीक है, अब देखिए कविता का पहला काव्यांश। कविता एक उड़ान है, चिड़िया के बहाने कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। अब कवि क्या कहते हैं कि कविता भी चिड़िया की तरह उड़ान भरती है, लेकिन कविता की उड़ान चिड़िया की उड़ान से क्या होती है, अलग होती है, क्योंकि चिड़िया की उड़ान एक निश्चित सीमा तक ही होती है। ठीक है, कविता की उड़ान क्या है, एक निश्चित सीमा तक ही है, जबकि कविता में भावों की, विचारों की उड़ान की कोई सीमा या बंधन नहीं होता है। ठीक है, कविता क्या है, मुक्त है, बंधन मुक्त है कविता। ठीक है, फिर कवि ने कहा बाहर भीतर इस घर उस घर कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। अब कवि क्या कह रहे हैं कि वहाँ क्या है, जो कविता है वह अनंत उड़ान भरती है। ठीक है, अनंत समय तक वो क्या है, उड़ती रहती है। इसी कारण कवि कहते हैं कि बाहर भीतर सब घरों में कविता के भाव रूपी पंख लगाकर उड़ने का अर्थ चिड़िया भी नहीं जान और समझ सकती। यानी कि जो कविता है वो घर के बाहर और भीतर सभी जगह वो अपने भाव रूपी पंख लगा करके उड़ती है। ठीक है, और उसकी उड़ान के अर्थ को चिड़िया नहीं समझ सकती। वास्तव में कविता में कवि की असीम कल्पना के पंख लगे होते हैं तथा कविता के पंखों की समता चिड़िया के पंख नहीं कर सकते। अब जो प्रश्न आता है ना, वो आता है चिड़िया और कविता की उड़ान में क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है। तो जैसे हम समानता में क्या कहेंगे, चिड़िया और कविता दोनों ही क्या करती हैं, उड़ान भरती है। ठीक है, लेकिन जो कविता की उड़ान है वो चिड़िया की उड़ान से क्या है, अलग है। ठीक है, जो चिड़िया है वो एक निश्चित स्थान तक ही उड़ सकती है। ठीक है, और जो कविता है, कविता क्या है, अनंत काल तक उड़ती रहती है। ठीक है, तो ये क्या है, उनकी समानताएं। अब जो कविता है, ठीक है, वो कवि के भाव और विचार रूपी पंख लगा करके उड़ती है। ठीक है, और अनंत काल तक उड़ती रहती है। और जो चिड़िया है, चिड़िया क्या करती है, अपने शारीरिक पंखों के द्वारा उड़ती रहती है। तो चिड़िया की क्या है, सीमा निश्चित है। ठीक है, अब देखिए सेकंड है हमारा काव्यांश। सेकंड काव्यांश में देखिए, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने। ठीक है, फूल क्या जाने। कवि कहते हैं कि कविता का खिलना फूलों के खिलने की तरह ही है। जिस तरीके से फूल खिलते हैं उसी तरीके से कविता भी खिलती है। लेकिन जो कविता है, कविता के खिलने और फूल के खिलने में क्या है, एक छोटा सा अंतर है। वह यह है कि फूल के खिलने के बाद उसके जीवन और तत्पश्चात मुरझाकर समाप्त हो जाने की एक निश्चित अवधि या नियति होती है। यानी कि जो फूल है वो एक निश्चित समय तक जिंदा रहता है, खिला रहता है, और उसके बाद वह मुरझा करके क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, उसकी अवधि, खिलने की अवधि क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। जो कविता होती है, कविता क्या है, एक बार खिलती है और जब वो उसको जीवन मिल जाता है तो जीवन पा करके वो अमर और अमिट हो जाती है। यानी कि कविता क्या है, अनंत काल तक खिली ही रहती है। इसी वजह से कवि ने कहा है कि कविता के खिलने का मर्म फूल भी नहीं समझ सकता। यानी कि जो कविता का खिलना है उसे फूल नहीं समझ सकता। कवि कहते हैं कि फूल जिनके खिलने में आनंद है, उत्साह है, जिनमें कोमलता है और आकर्षण भी है, वह भी कविता की समता नहीं समझ सकते, क्योंकि कविता अनंत जीवन एवं आनंद से युक्त होती है। वह फूलों की भांति एक बार खिलकर मुरझाती नहीं, अपितु सदैव नए अर्थ ग्रहण करके विकासशील एवं जीवित बनी रहती है। सेम प्रश्न इसमें भी बनता है, फूल और कविता में क्या अंतर है और क्या समानता है। तो पहली जो समानता है कि जो फूल है और जो कविता है दोनों ही क्या करते हैं, खिलते हैं। ठीक है, दोनों ही अपनी खुशबू क्या है, चारों ओर बिखेरते हैं। ठीक है, दोनों ही क्या करते हैं, अपनी खुशबू चारों ओर बिखेरते हैं। ठीक है, कविता किसके द्वारा खिलती है, कवि के भाव और विचारों के द्वारा खिलती है। ठीक है, और जो फूल है वो प्रकृति का हिस्सा है, जब उसका समय होता है वो तब खिलता है। ठीक है, फिर कवि ने कहा अंतर क्या है। तो जो फूल है उसका एक निश्चित समय होता है खिलने का,
ठीक है, फिर खिल करके वो मुरझा करके समाप्त हो जाता है, यानी कि उसका जीवन क्या है, मुरझाने के बाद खत्म हो जाता है। लेकिन जो कविता है, कविता क्या है, एक बार खिलती है और वह क्या है, अनंत जीवन तक महकती रहती है, अपनी खुशबू चारों ओर बिखेरती रहती है, वो भी बिना मुरझाए। तो इसलिए कवि ने कहा है कि फूल उसकी खिलने को नहीं समझ सकते। ठीक है, अब हमारा क्या है, तीसरा पैराग्राफ है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। तो कवि क्या कहते हैं कि कविता भी बच्चों के खेल की तरह ही होती है, यानी कि जिस तरीके से बच्चे खेल खेलते हैं उसी तरीके से कविता भी क्या है, एक खेल है। कविता भावों, विचारों और शब्दों के खेल खेलती है। जो कविता होती है वो क्या करती है, भाव और विचार और शब्दों के खेलों को खेलती है। जिस प्रकार बच्चे के खेल में सीमा का कोई स्थान नहीं होता, कोई निश्चित सीमा नहीं होती बच्चे के खेल की, उसी तरीके से कवि ने कहा है कि उनके खेल सभी मतलब जो कविता है ना, वो भी क्या है, बच्चों के समान ही है। ठीक है, बच्चों के खेल के समान ही है। ठीक है, बच्चों में भविष्य है, विकास की असीम संभावनाएं और उमंग, उत्साह एवं क्षमताएं हैं जो बच्चे होते। उसी तरह कविता में भी अर्थ की व्यापक संभावनाएं हैं, उसमें भी रचनात्मक ऊर्जा होती है। किसमें, कविता में भी। भेदों के बंधन के ऊपर उठकर सबको एक कर देने के मायने बच्चे जानते हैं। ठीक है, बच्चे क्या है, इस चीज़ को जानते हैं कि सबको किस तरीके से एक किया जा सकता है, और उन्हीं की तरह कविता भी जानती है। यानी कि जो बच्चे हैं ना, वो किसी में भी भेदभाव नहीं करते, तो भेदभाव के बंधन से ऊपर होते हैं वो। ठीक है, जिस प्रकार बच्चे अपने पराये का भेद नहीं जानते, उन्हें सभी घर अपने ही घर से प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार कवि के लिए कविता के स्तर पर सारा संसार अपना है, सारे संसार से उनकी क्या है, आत्मीय है। उसका उद्देश्य कविता द्वारा सार्थक एवं रचनात्मक विचार अथवा संदेश को जन जन तक, घर घर तक पहुंचाना है। वो क्या करते हैं, कविता के माध्यम से। ठीक है, तो उनका जो उद्देश्य है वो क्या है कि कविता के द्वारा वो क्या करें, एक सार्थक और रचनात्मक विचार या संदेश लोगों तक, घर घर तक पहुंचाएं। तो जो हमारे पहले के 2 पैराग्राफ थे उनमें तो क्या थी, समानताएं और अंतर थे। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, सिर्फ समानताएं हैं, क्योंकि जो कविता है, कविता की क्या है, बच्चों से समानता की गई कि जिस प्रकार से कविता खेल है उसी प्रकार से क्या है, जिस प्रकार से बच्चों के खेल हैं उसी प्रकार से कविता के भावों, विचारों और शब्दों के खेल होती है। ठीक है, जिस प्रकार से बच्चे क्या है, जिस प्रकार से बच्चों की खेल की सीमा निश्चित नहीं है, ठीक है, उनकी खेल की सीमा का कोई स्थान नहीं है, उसी प्रकार से कविता का भी कोई निश्चित स्थान नहीं है। बच्चों में जिस प्रकार से भविष्य की संभावनाएं होती हैं, विकास की असीम संभावनाएं होती हैं, ठीक है, उत्साह होता है उनके जीवन में, उनकी क्षमताएं होती हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो कविता है ना, कविता के अर्थ की व्यापकता की संभावनाएं होती हैं। अलग व्यक्ति उसका अलग अर्थ निकाल सकता है, वो अलग अर्थ समझ सकता है उसमें। ठीक है, तो वो क्या है, एक रचनात्मक ऊर्जा होती है। जिस प्रकार से बच्चे किसी में भेदभाव नहीं करते हैं, ठीक है, बच्चे नहीं करते किसी में भेदभाव, उसी प्रकार से कविता भी किसी में भेदभाव नहीं करती, अपना पराया नहीं करती। ठीक है, तो ये तो क्या है, इनकी समानताएं हैं। 2 में अंतर थे और इसमें क्या है, समानताएं हैं। इस पार्ट का एक अगला पार्ट है जो हम अगले वीडियो में समझेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।